सिस्टमेटिक इस चीज को सिमेट्रिकली डिजाइन किया गया है भगवान के द्वारा, इसलिए आइंस्टाइन भी लास्ट मोमेंट में कहता है कि यस देयर इज सम सुपर पावर जो इन सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, कि अगर एक को भी अगर कोई अनबैलेंस किया, थोड़ा भी सिमेट्रिसिटी को थोड़ा सा भी किसी ने डिस्टर्ब किया, तो पूरा सोलर सिस्टम पूरा ये जो है वो थोड़ा हिल जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और ये सारी चीजें जो है वो एक दूसरे को सेट करके रखा है। इवन दैट स्पीड मोशन एंड दैट ऑर्बिटल मोशन ऑफ आवर अर्थ या कोई भी प्लैनेट्स या गैलेक्सी के अंतर्गत के सारे सोलर सिस्टम्स, तो सब इस तरह से सेटेड है उनका टाइम पीरियड, उनका मोशन, कि वो आपस में एक फोर्स लगा करके वर्ल्ड को, दुनिया को बैलेंस करके रखा है ना। या अगर ये स्पिन करना बंद कर दे, सिर्फ ऑर्बिटल करे तो भी गड़बड़ है। स्पिन और ऑर्बिटल, और ये सेम चीज जो है वो एटम के साथ भी, मतलब ये दिस सिस्टम के साथ, दिस सिस्टम इज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू माइक्रोस्कोपिक, एटम के साथ भी वही होता है। एटम में भी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन है, उसके बाद उससे एटॉमिक मोशन है। ये बात है कि वो स्पिन कंप्लीट कर करके वो हाफ स्पिन करता है, लेकिन उसमें स्पिन मोशन है टू बैलेंस दैट। इवन दैट न्यूक्लियस को स्टेबल माना गया, लेकिन न्यूक्लियस को जो है उसमें भी उसको स्पिन की बात होती है, समझे। तो माइक्रोस्कोपिकली जब जाते हैं थ्योरी में, तो इन सारी चीजों की पता चलता है। जब तुम लोग इसको इंटरेस्ट लेकर के आगे पढ़ोगे, तुमको मजा आने लगेगा जब मटेरियल की प्रॉपर्टीज में जाते हैं। दूर और आ रहे हैं, थैंक यू यहाँ जा रहे हैं। ओके, सो नहीं काम पे वो दो चेयर अभी घर से बनाना पड़ता है, इधर बिठाना पड़ता है। सो इन द last class we were discussing about diffraction, और इस डिफ्रैक्शन पे हमने कहा था कि दिस इज जस्ट बैंडिंग ऑफ लाइट। ये लाइट बैंड होता है जब पाथ में कोई ऑब्स्टेकल में जाता है, कोई शार्प एज में जाता है। कंडीशन एक ही है कि वो जो शार्प एज का जो साइज है, ऑब्स्टेकल का जो साइज है, वो उस वेवलेंथ के ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसके बाद फिर हमने उसको क्लासिफाई किया था, especially classification on the basis of the position of source and that screen जहाँ पर diffraction free मिलना है। फ्रेशनल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की बात हमने किया था। फ्रेशनल के केस में जो सोर्स है और जो स्क्रीन है ये फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, जबकि फ्राउनहोफर के केस में ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो ऑब्वियसली उसको अगर हमें विजुलाइज करना है, ऑब्जर्व करनी है, तो फिर हम उसे उसके लिए एक लेंस का यूज करते हैं, और लेंस के जरिए से हम किसी बीम को, तो लोगों ने क्या कन्वेक्स लेंस पढ़ा होगा, तो कन्वेक्स लेंस में अगर कोई पैरेलल बीम अगर कोई है तो उसको किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे सेंटर्ड किया जा सकता है। दैट फोकसिंग पॉइंट इज नोन एज द फोकल पॉइंट, और जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है। और यदि पैरेलल बीम चाहिए तो आप किसी लाइट सोर्स को उस कन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट पर रखिए, तो वो लाइट जो है वो आउटपुट के फॉर्म में पैरेलल फॉर्म में आने लगेगा। इसके बाद हमने थोड़ा सा और उसको मॉडिफाई, थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश किया था, जिसमें डिफ्रैक्शन जो होता है, दैट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन स्पेशली, दिस इज क्लासिफाइड इनटू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एंड इट इज नाउ डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, and then third one was transmission grating, which is n slit diffraction, and this n slit diffraction is nothing but transmission grating. So this is transmission grating, जिस पर हम लोगों ने एक बढ़िया सा लेक्चर पे इस ट्रांसमिशन ग्रेटिंग को डिस्कस कर चुके हैं, और कल मैंने संतोष पांडे से बात किया कि नेक्स्ट लेक्चर को लोग इस ट्रांसमिशन ग्रेटिंग पे कर दिया जाए। ट्रांसमिशन ग्रेटिंग से वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फार्मूला क्या होता है, कैसे होता है ना, तो वो मेथोडोलॉजी तुम लोग बता देंगे, तुम लोग लेकर उसको कर सकते हैं। इवन एक डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट लेजर वाला शायद हम कर चुके हैं, ऐसा करते हैं संतोष ने, क्या क्वालिटी बहुत खराब हो गई, तो फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, मतलब आप अटक अटक के आ रहे हो, फ्रेम इज लॉक्ड। अब इसको कैसे सेट करें, नहीं पता सर। बाकी में यही सबका नेट की वजह से हो रहा है, तो सबका ये होगा नहीं, इसमें नेट जो है वो वाईफाई के थ्रू दिखा रहा है, इसलिए ऐसा लगता है मुझे। हम लोग को नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं है सर वीडियो, जैसे नेट की कनेक्टिविटी वाईफाई से दिखा रहा है। हाँ चेक करो तो थोड़ा, एक मिनट बाद
144 अब ठीक है ना, वो नेट का कनेक्शन अब ठीक आ रहा है। नेट का कनेक्शन था, नेट जो है इसमें थोड़ा सा लूज हो गया था और वो वाईफाई से ले रहा था। ठीक है, अब परफेक्ट आ रहा है। ओके, तो ट्रांसमिशन रेटिंग से तुम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट कराया जा चुका है, मुझे बताया गया डिफ्रेक्शन वाला, जिसमें शायद लेजर का वेवलेंथ कैलकुलेट करना होगा, है ना। तो उसमें भी जो फार्मूला जो यूज किया गया जिसको हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, 2d sin थीटा फार्मूला यूज किया जाता है, और कैसे थीटा कैलकुलेट करना है, d कैसे कैलकुलेट करना है, ये तुमको बताया गया होगा, तुमने लैब में ये वर्क किया हुआ है। एक ट्रांसमिशन रेटिंग का एक्सपेरिमेंट को मैंने कहा कि मैं इसको भी तुम करा देना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये दोनों चीजें तुमको लैब में हो जाएगा ना। टुडे हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के बारे में, और इस सिंगल स्लिट का थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा कैजुअल वे में सोच करके इसको नहीं कायदर किया जा सकता, क्योंकि इसमें कुछ फिजिक्स की कुछ थ्योरी यूज किया गया है, कुछ असम्पशंस यूज किए गए हैं, हाइगन्स थ्योरी यूज किया गया है। सो लेट अस ऑब्जर्व ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में इस प्रकार से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या क्या हम लोगों ने जनरली हम कंपेयर करते हैं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में एक सेंट्रल मैक्सिमा होता है, दिस इज टेकन एज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0, एक सेंट्रल मैक्सिमा जिसको कहा जाता है। इसके बाद फिर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, देन सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, और this is that first order maximum and second order maxima. This is n is equal to 2, n is equal to 1, this is n is equal to 1, this is n is equal to 2, and this is n is equal to 2. तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, और इनके बीच की जो प्लेस है यहाँ पर, दिस इज n is equal to, this is the first order minima. So central maxima, first order minimum पहले आता है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फिर सेकंड ऑर्डर मिनिमम, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम, इसे ऐसे ही सेकंड साइड पे भी होता है। तो इस प्रकार से इस पैटर्न में, इस फ्रिंज में सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसके बाद इसकी इंटेंसिटी कम होती है, इसकी इंटेंसिटी और कम होती चली जाती है। जैसे जैसे हम इस सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। साथ ही साथ विड्थ में भी वेरिएशन होता है, डिस्टेंस में भी वेरिएशन होता है। ये सारा किस ढंग से होता है, इसको मैथमेटिक्स के जरिए, बिकॉज़ मैथमेटिक्स इज जस्ट अ टूल फॉर फिजिक्स। सो मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे ये किस प्रकार से होता है। मेरे ख्याल से 12th क्लास में भी तुम लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया, तो उसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कराया गया था, उसमें था कैलकुलेशन, Yes, इंटेंसिटी का कैलकुलेशन था। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बहुत दिन से 12th क्लास का बुक नहीं देखा तुम्हारा। मुझे सर डॉक्टर मनमीत ने कहा कि सारे 12th क्लास में किए होते हैं तो ज्यादा मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जनरली मैं तुम्हारे 11th 12th के फिजिक्स को मानता हूं कि तुम लोग उसको वैसे ही किए रहते हो, है ना। इसलिए मैं फिजिक्स को फिजिक्स के ढंग से किसी चीज को कैजुअली नहीं लेता, हर चीज को मैं बोला चल रहा है, एक बार अगर हो जाएगा तो रिपीट हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, है ना। बोले 11th में किए, 12th में किए। सो द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, इसमें ब्रॉड बीम से पहुंच रहा है, ब्रॉड बीम आ रहा है, और जो वेवलेंथ लैम्डा, एक स्लिट, यहाँ पर एक स्लिट है, दिस इज दैट स्लिट का साइज में थोड़ा विजुअलाइज कर दिया। सो दिस इज द स्लिट, इस स्लिट से होकर के बीम आगे, दिस इज दैट बीम आगे जा रहा है। अगर बाय द वे यहाँ पर मैं एक कन्वेक्स लेंस अगर तो मैं रख देता हूँ, आफ्टर रिफ्रैक्शन सारे के सारे बीम जो है एक पार्टिकुलर पॉइंट पर सेंटर हो जाएंगे, लाइक दिस, एंड दिस इज दैट पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। या एक प्रकार से ये कह सकते हो कि सेंट्रल मैक्सिमा जो मिलता है, दैट सेंट्रल मैक्सिमा इज बिकॉज ऑफ अनडिफ्रैक्टेड बीम। सीधा सीधा बीम आया, बीम आकर के इसमें फोकस हुआ, और फोकस होकर के इस पार्टिकुलर पॉइंट पर सेंटर्ड हो गया, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, पैरेलल बीम है, यहाँ पर सेंटर्ड हो गया, यहाँ पर इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी आउटपुट मिलेगा। दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा। एंड जब हम डिफ्रैक्शन को जब हम थोड़ा डिटेल करने की कोशिश कर रहे थे लास्ट क्लास में,
तो उसमें हमने ये कहा था कि इस इंटरफेरेंस में होता क्या है कि कोई एक वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट के कोई भी दो पार्ट, चाहे वो वेव फ्रंट जो है वो सर्कुलर हो सकता है, वो वेव फ्रंट जो है सिलिंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, इवन ये प्लेन वेव फ्रंट हो सकता है। तो इस प्लेन वेव फ्रंट के जो दो प्लेन वेव फ्रंट के जो कोई भी दो पार्ट है, क्योंकि हाइगन्स ने ये कहा है कि कोई भी एक वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट का ईच एंड एवरी पॉइंट can work as a secondary source of light या secondary source of wave front। तो यहाँ पर एक वेव फ्रंट यहाँ से जनरेट होता है, दूसरा वेव फ्रंट यहाँ से जनरेट होता है। इन दोनों वेव फ्रंट से जो जनरेटेड जो रे है या सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स आगे जाकर के इंटरफेरेंस करते हैं, आगे जाकर के इंटरफेरेंस करते हैं। अब ये इंटरफेरेंस की कंडीशन को किस ढंग से फुलफिल करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि भाई उनके बीच का पाथ डिफरेंस कैसा होगा, कितना होगा। पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं या फेज डिफरेंस कैसा होगा, और यदि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशन को फुलफिल करता है तो इंटेंसिटी हाई मिलेगी, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तो इंटेंसिटी लो मिलेगी। तो ये तो फंडामेंटल है। फंडामेंटल में क्या कहा गया है, जिन चीजों को ध्यान में रखना है इस कैलकुलेशन में हम यूज करने वाले हैं। पहला कि हर किसी भी एक वेव फ्रंट का ईच एंड एवरी पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट से जनरेट करता है, और कोई भी दो सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में एक इंटरफेरेंस होता है। ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उनके बीच में पाथ डिफरेंस का रिलेशन कैसा है या फेज डिफरेंस का रिलेशन कैसा है। अगर पाथ डिफरेंस, हम लोगों ने इस पे भी डिस्कस किया है, इफ दैट पाथ डिफरेंस डेल्टा दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, अगर लैम्डा बाय 2 का इवन मल्टीपल है सॉरी कमर्शियल ब्रेक हो जाता है मेरी क्लास में बहुत बार। सो ओके, सो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट कि जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट कर सकता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट कर सकता है, कोई भी सेकेंडरी वेवलेट्स से वेव फ्रंट के बीच में इंटरफेरेंस होगा, एंड दैट इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका पाथ डिफरेंस का कोरिलेशन है, फेज डिफरेंस का कोरिलेशन। if path difference this is equivalent to the even multiple of lambda by 2, then this is constructive, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही करेगा, और अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है तो दिस विल क्रिएट मैक्सिमा, ये मैक्सिमा क्रिएट करेगा, क्योंकि हमें इसके कॉन्टेक्स्ट में देखनी है। हमारे पास क्या है, एक सेंट्रल मैक्सिमा होनी चाहिए, हमारे पास एक सेंट्रल मैक्सिमा होनी चाहिए ऐसा, इसके बाद फिर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, है ना। तो जहां जहां पर भी ऐसे मैक्सिमा हो रहा है, मतलब वहां पर इस प्रकार से जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, वो सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच इंटरफेरेंस जो है वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और अगर लैम्डा बाय 2 डेल्टा जो है वो इवन ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है, इस ढंग से हो रहा है, तो उस केस में भी उस केस में जो रहेगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। हां, ब्लर हो गया थोड़ा सा।
थोड़ा सा फिर ब्लर हो रहा है। ठीक हो रहा है, ये सब ब्लर हो रहा है, फिर ठीक हो रहा है। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से आपकी हैंडराइटिंग भी छोटी है, तो काफी छोटा दिखता है। डिस्टेंस कम हो रहा है। चल तो उसको खींचो, थोड़ा सा इसको थोड़ा पास कर ले। बस ठीक है। ठीक, बोर्ड तो ठीक है ना कंप्लीट? ओके। सो मैक्सिमम जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हो रहा है, मिनिमम जहाँ पे आ रहा है वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। दिस इज द फंडामेंटल। अब हम इस चीज को सिंगल स्लिट के लिए कैसे यूज कर रहे हैं उसको हम देखें। साथ ही एक चीज ये है, अगर फेज डिफरेंस की वैल्यू अगर कोई जीरो है, जैसे यहाँ पर केस है, फेज डिफरेंस की वैल्यू अगर कोई जीरो है, तो n is equal to 0 है, तब भी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखें। इवन कैंसिलेशन की बात आती है कि भाई अगर कोई एक बीम एक पार्ट है, दूसरे पार्ट में अगर कोई ले रहे हैं तो कुछ सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करते हैं, सेगमेंट में डिवाइड करके थ्योरेटिकल कांसेप्ट है ना, किस प्रकार से डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव होता है उसको देखते हैं। चलिए, सो दिस इज द कंडीशन फॉर द सेंट्रल मैक्सिमम। यहाँ पर ये कंसेप्ट हम ये मान सकते हैं, इसके बीच में जो भी रेस है उनके बीच में पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो है वो 0 है। पाथ डिफरेंस 0 होने की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, आपको सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का डेविएशन नहीं, अनडिफ्रैक्टेड है, इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो हाईएस्ट इंटेंसिटी का है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा और बाकी मैक्सिमा के लिए अगर तो देखें तो उस केस में इस डायग्राम को मैं सेकंड पार्ट में ले रहा हूं जो कि डिफ्रैक्टेड पार्ट है। So this is that slit. I have beam, parallel beams. Diagram. These are the parallel beams, and after diffraction, अगर कोई डायरेक्ट अगर मैं ऐसा खींच रहा हूँ तो नॉट डिफ्रैक्टेड, आफ्टर डिफ्रैक्शन दिस इज नाउ मूविंग लाइक दिस। दिस इज दैट डिफ्रैक्टेड बीम, ये डिफ्रैक्शन होगा, फ्रंट पर डिफ्रैक्शन पैरेलल होगा। अब इसको अगर तो मुझे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर फोकस करना है, देन आई नीड अ लेंस। सो दिस इज अ लेंस, और इस लेंस से डिफ्रैक्शन के बाद दिस इज एक्स्ट्रा। सो दिस इज फोकस डेटा पॉइंट। So the central one is, this is like central one, or this is 0, and this is. Okay, so draw this diagram. चलिए दिस चैप्टर, ये चैप्टर जो है थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसलिए लेता है क्योंकि इसमें रे डायग्राम और उसका मैथमेटिक्स थोड़ा टाइम लेता है, सिंपल नहीं है। Any like? बोल रहे थे? ओके, सो अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ऐसे डिफरेंट बीम है और एक इसका जो साइज है, लेट्स से दिस इज टोटल साइज ऑफ द स्लीट, दिस इज टेकन एज d। जनरल जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं 2d sin theta is equal to n lambda, जहां पर थीटा जो है दिस इज इफ दिस इज द सेंटर, इसको अगर सेंटर लेकर रखा है तो दिस एंगल विल बी थीटा। So
तो जितना डेविएट हो रहा है ना, उस डेविएशन से हम इस एंगल को लेते हैं थीटा। अब मैं यहाँ पर फिर से उस कंसेप्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा कंसेप्ट ये है कि ये एक प्लेन वेवफ्रंट है, क्योंकि पैरेलल है तो पैरेलल केस में प्लेन वेवफ्रंट की बात करते हैं। तो एक प्लेन वेवफ्रंट के फॉर्म में लाइट यहाँ पे पहुंच रहा है। इस प्लेन वेवफ्रंट के हर पार्ट जो है, अगर हम इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में ऐसा बांट के रखें तो इसका हर पार्ट एक सेकेंडरी वेवफ्रंट का काम करेगा, वेवफ्रंट जनरेट करेगा, वेवलेट्स का काम करेगा। अगर फॉर एग्जांपल हम इस सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करें, ये हमारे अपने कन्वेंस के हिसाब से इसको 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, हम पहले 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, फिर 4 में डिवाइड करके देखते हैं, 3 में डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर इंटेंसिटी किस प्रकार से वेरी होगी उसको थोड़ा सा डिस्कशन करके देखते हैं। सो अगर मैं इस वेवफ्रंट को इस प्लेन वेवफ्रंट को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो इस फर्स्ट पार्ट का इसका जो विड्थ हो जाएगा दैट इज d/2, सेकंड जो पार्ट होगा इसका भी विड्थ हो जाएगा दैट इज d/2। मतलब वो जो टोटल स्लीट है, ये स्लीट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, और यहां से मैं इस यहां ये सेंटर पार्ट है, यहां से मैं इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, क्योंकि पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। और पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए इस प्रकार से हम नॉर्मल ड्रॉ फ्रीक्वेंटली ड्रॉ करते रहते हैं। तो जैसे इस पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो इधर जितने भी पार्ट हैं सबका पाथ डिफरेंस हो गया 0। जो एडिशनल पाथ डिफरेंस आएगा वो ये वाला पार्ट जो है वो एडिशनल पाथ डिफरेंस होगा। ओके, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल दिस इज थीटा। ओके, तो ये जो पाथ डिफरेंस है, अगर मैं इसको ले लेता हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, okay, and this is C and this is D. So this path difference between upper and lower, इसमें सबसे हाईएस्ट पार्ट को दिया मैंने अपर एंड लोअर, बीम waves of the slit of difference size d/2 will be कितना होगा, that AB it is equal to d/2 sin theta। Yeah, this is ये perpendicular हुआ, this is the angle, ये साइड जो है उसको लेना है ना, so ये इसके टर्म में लेना है ना, इसके टर्म में लेना है, ये परपेंडिकुलर है तो sin थीटा के टर्म में आएगा, तो दैट विल बी d/2। हम लोग इसको इतने बार यूज किए हैं कि अब याद पड़ जानी चाहिए कि ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो थीटा के टर्म में आएगा, sin थीटा आएगा, cos थीटा आएगा, है ना। सो दिस इज नॉर्मल, सो दिस AB इट इज इक्वल टू, ये थीटा टर्म है, इसके टर्म में लेना है, तो दैट इज इक्वल टू d/2 sin थीटा। ओके, वैसे ही इस सेकंड पार्ट में अगर कोई हम लेते हैं तो सेकंड पार्ट में भी इसको भी, अब देखो मैंने कहा है कि हर सोर्स को हम इस ढंग से ले सकते हैं, हर इंडिविजुअल पार्ट को ऐसा सोर्स ले सकते हैं। तो जैसे यहां से यहां के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा दैट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू d/sin थीटा। वैसे ही अगर ये जो d/sin थीटा है उसमें इसको अपर पार्ट ले ले और इसको लोअर पार्ट ले ले, तो इनके बीच में भी वही पाथ डिफरेंस होगा, है ना। सो सिमिलरली the path difference in between the upper and lower wave that beam of second part of slit will be d/2 sin theta। सेम ओके। अब अगर बाय द वे यहां पे अगर कोई मिनिमम अगर कोई आना है तो ये पाथ डिफरेंस वैल्यू अगर कोई λ/2 हो या λ/2 का ऑड मल्टीपल हो, ओके, if d/2 sin theta is equal to λ/2, अगर मैं n इक्वल टू फर्स्ट ले रहा हूं, है ना, ये n इक्वल टू 1 2 3 वो लिया जा सकता है, आप अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर ले रहे हो, सेकंड ऑर्डर ले रहे हो, मैं सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं, तो n की वैल्यू अगर तो मैं फर्स्ट ले रहा हूं, तो ये दिस d/2 sin theta is equal to λ/2,
then I will get minimum. तो मुझे minimum मिलेगा. Okay. Or if this d sin theta it is equal to lambda. If 2 cancel हो जाएगा. If this is that relation, then I will get minimum. तो अगर मैंने इसको दो पार्ट में अगर कोई डिवाइड करूं, मैं सिर्फ ये मान के चल रहा हूं कि दो पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर मुझे अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके और इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है, इस पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाय 2 के रह चुकी है. और ये चीज हर पार्ट के साथ होगा, जिसको ऐसा माना जाता है कि ये वाला पार्ट का जो बीम है और ये वाला पार्ट का जो बीम है, इनका फेज जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इसलिए वहां पर इंटेंसिटी वैल्यू मिनिमम होती है. और यहां पर जैसे मैंने इस बीम को लिया, ये बीम और सेंटर वाला बीम, इस बीम के बीच का जो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है, वैसे ही ये नीचे वाला ये वाला जो बीम है और उसके नीचे वाला बीम, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी आल्सो लैम्डा बाय 2. ये वाला बीम ले रहा हूं, इस वाले बीम को ले रहा हूं, तब भी इनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा. मतलब जो सक्सेसिव सोर्सेस है, मैंने इसको n पार्ट में डिवाइड किया, n पार्ट में मैंने डिवाइड किया, मैं ये इसको और एक सेंट्रल वाले को ले लिया, इनके बीच जो पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय 2 मिनिमम, इसके जस्ट नीचे वाले और इसके जस्ट नीचे वाले को ले लिया, एक-एक सोर्स में शिफ्ट करते जा रहा हूं, उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है दैट इज लैम्डा बाय 2, इनके बीच और इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस ले रहा हूं दैट इज लैम्डा बाय 2. तो इस तरह से सारे पाथ डिफरेंस जो है वो चूंकि लैम्डा बाय 2 का मल्टीपल में आ रहा है, मतलब यहां पर जो आउटपुट जो होगा दैट आउटपुट विल बी. इसको अगर मैं 4 टाइम्स अगर को डिवाइड करता हूं, मैंने इसको 2 टाइम्स डिवाइड किया है, अगर 4 टाइम्स डिवाइड करता हूं तो उस केस में क्या हो जाएगा, इस d by 2 के जगह में हो जाएगा d by 4. नाउ आई विल हैव 4 स्लिट्स, ऐसे 4 स्लिट्स मेरे पास हो जाएंगे, एक-एक स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d by 4 हो जाएगा. और ये जो पाथ डिफरेंस जो रहेगा, जैसे यहां पर मैंने d by 2 sin थीटा लिया, वैसे पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट डेल्टा प्राइम इज इक्वल टू d by 4 sin थीटा इट इज इक्वल टू, नाउ फॉर मिनिमा के केस में अगर कोई ले रहे हैं तो दैट इज लैम्डा बाय 2, इनके बीच का डिफरेंस जो है लैम्डा बाय 2 के बराबर होगा, या d sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज लैम्डा. तो 3 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, 3 पार्ट भी करते हैं, अभी मैं इवन में करके देख रहा हूं. ऑर्डर करने तो मैक्सिमम हो जाएगा. हाँ एंड सेम सिचुएशन इज देयर, वहां पर नहीं होने, बस ये है कि sin थीटा की जो वैल्यू है दैट sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय 3. इसकी जो वैल्यू हो जाएगा वो वैल्यू थीटा की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली चेंज होकर चला जाएगा, और वो जैसे यहां पर ले रहे हैं उसकी इंटेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, थोड़ा ज्यादा डार्क रहेगा, उसके बाद फिर थोड़ा कम डार्कनेस आएगा, फिर कम डार्कनेस आएगा. तो इस तरह से वैसे ही अगर मैं इसको t 4 टाइम्स 4 पार्ट में डिवाइड डिफरेंस, हां क्या हुआ, से इसमें हम लोग जो पाथ डिफरेंस से टेस्ट लिए हैं वो हमारा हाँ. d4 के लिए कि d by 2 के लिए है. हां दिस इज मतलब d by ये स्टार्टिंग मैंने पहले लिया था डेल्टा, ये डेल्टा मैंने लिया था, दिस डेल्टा इज इक्वल टू, ये 2 पार्ट में मैंने ले लिया डेल्टा कर दिया, 4 पार्ट में इसको डेल्टा प्राइम को ले लिया, तो वो हो जाएगा तुमको 4 पार्ट में किया, तो जो साइज जो था स्लिट का वो d के बजाय d by 4 हो गया था. अगर 6 टाइम्स अगर कोई लेते हैं तो दैट विल बी d by 6, 8 टाइम्स अगर कोई करते हैं तो दैट विल बी. अब इसमें जो भी बैलेंसिंग रहता है, जो भी मतलब इस प्रकार का सिचुएशन रहता है, उस सिचुएशन में ये माना जाता है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो कि सिमेट्री में है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. कैंसिल करने से वहां पर इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम आ जाती है. इवन पार्ट में लेना है, हम उसको 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, और हर केस में sin थीटा की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा,
दिस sin थीटा दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय t 4 करेंगे तो ये आगे बढ़ता चले जाए। ओके लैम्डा 2 लैम्डा तो 4 लैम्डा हां 6 लैम्डा ऐसे आगे बढ़ता चलता है। सॉरी लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा क्योंकि 2 से डिवाइड होगा ना है ना। तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा बाय d ये sin थीटा की वैल्यू इतना अगर कोई हो तो वहां पर हमको मिनिमम मिलते जाएगा सक्सेसिव मिनिमम। लेकिन इसी को अगर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए तो 3 पार्ट में डिवाइड करने से क्या हो जाएगा दैट इज d/3। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं 1 2 एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लेना है ना। दिस इज d/3 दिस इज d/3 दिस इज d/3। तो उस केस में पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू होगा दैट पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू नाउ दैट d/3 sin थीटा। ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो है वो इस आर्डर में हमारे पास पहुंच रहा है ना। अब यहां पर क्या होगा ये दो पार्ट जो सम वाला जो पार्ट है इस सम वाला पार्ट आपस में एक दूसरे को वैसे ही कैंसिल कर लेंगे जैसे हम लोगों ने 2 और 4 के लिए था। लेकिन एक पार्ट ऐसा बच जाता है जिसका किसी के साथ कोई ऐसा सुपर इंपोजिशन नहीं होता ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर हाँ ये इसके साथ सुपर इंपोज हो रहा है ये इसके साथ सुपर इंपोज हो रहा है ये इसके साथ सुपर इंपोज हो रहा है और सुपर इंपोजिशन में चूंकि λ/2 का डिफरेंस आ रहा है पाथ डिफरेंस इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया मिनिमाइज हो गया वो। लेकिन ये वाला जो पार्ट है थर्ड पार्ट जो बच जाता है ऑड पार्ट ये पार्ट किसी के साथ सुपर इंपोज नहीं करता और इसकी वजह से वहां पर इंटेंसिटी जो है मिलती है। दिस इज द थ्योरी सेंट्रल अनडिफ्रैक्टेड मैक्सिमा आ गया। फर्स्ट ऑर्डर में मिनिमा की जो बात हो रही है तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा सेकंड ऑर्डर मिनिमा थर्ड ऑर्डर मिनिमा इसलिए आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि वहां पर हम इस स्लीट को इवन पार्ट में डिवाइड करके रखे हुए हैं और हर एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। sin थीटा की जो वैल्यू आ रही है sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा के ऑर्डर में आ रहा है इसलिए वहां पर मिनिमा आ रहा है। लैम्डा है फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा 2 लैम्डा है सेकंड ऑर्डर मिनिमा 3 लैम्डा है थर्ड ऑर्डर मिनिमा ऐसे मिनिमा आते जा रहा है। तो पहला ज्यादा डार्क रहेगा और इंटेंसिटी सक्सेसिवली डिक्रीज होती जाएगी। इंटेंसिटी कैसे होगा आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में देखेंगे। मैक्सिमा की जब बात आती है तो मैक्सिमा के केस में क्या हो रहा है सेंट्रल मैक्सिमा अनडिफ्रैक्टेड। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा केस क्यों होता है क्योंकि उस समय ये जो बीम है इसको हम लोगों ने ऑड पार्ट में डिवाइड कर दिया था 3 पार्ट में डिवाइड किया एक पार्ट d/3 के बराबर है तो 2 पार्ट क्योंकि सुपर इंपोज हो रहा है वो डिस्ट्रक्टिव हो गया कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। लेकिन एक पार्ट जो है ये सुपर इंपोजिशन में पार्टिसिपेट नहीं ये पार्ट जो है रिमेन बचा रह जाता है इसकी वजह से वहां पर इंटेंसिटी मिलती है। लेकिन वो इंटेंसिटी सेंट्रल से कम होगी सेंट्रल से कम होगी। अब क्योंकि ये d/3 इफेक्टिव है कम होगी। अब इसी को हम लोग अब 3 के बजाय 5 में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट की जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी d/5। तो 4 पार्ट जो है उसका कैंसिल कर दिया एक छोटा सा पार्ट बच गया d/5 का उतने से बीम जो है वहां पे पहुंचेगा जो कि जो इंटरफेरेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब उसकी इंटेंसिटी पहले वाले में देखो पहले वाले में जो है 3 पार्ट था ये ऐसे 3 पार्ट थे ना ये दोनों कैंसिल हुए हैं ये बचा हुआ कितना d/3 थोड़ा ज्यादा ही लाइट अनडिफ्रैक्टेड है इंटेंसिटी ठीक रहेगी। अब इसी को अगर हम 5 पार्ट कर दें 5 पार्ट कर दें तो कितना हो जाएगा ये d/5 हो गया d/5 तो ये 4 पार्ट एक दूसरे कैंसिल कर दिए यहाँ पर d/5 छोटा सा स्लिट बचा कम बीम अनडिफ्रैक्टेड है तो इसकी वजह से इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। तो इसलिए सेंट्रल मैक्सिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी फर्स्ट ऑर्डर जो कि d/3 से रिलेटेड है उसकी इंटेंसिटी कम है उससे और हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 ऑर्डर तो नेक्स्ट आ रहा है दैट इज d/5 और ये सक्सेसिवली जो है लाइट इंटेंसिटी जो डिक्रीज होते चली जाती है। दिस इज दैट थ्योरी बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ दैट वेवफ्रंट सेकेंडरी वेवफ्रंट। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये 2 3 4 ऐसे करने के बजाय अगर कोई एक साथ हम ले लें कि इसको छोटे बहुत सारे स्लाइड्स के रूप में लोग हर पार्ट में से सोर्स मान के चलो n स्लिट्स है कहने का अर्थ ये है कि हम इसको पूरे n पार्ट में डिवाइड करते हैं और कोई भी 2 पार्ट के बीच हम लोग चेक करते जाएं पाथ डिफरेंस के टर्म में या फेज डिफरेंस के टर्म में तुम लोग के पास पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस का रिलेशन है ना फेज डिफरेंस phi is equal to 2 pi by lambda path difference।
ठीक है, तो यहाँ पर जब हम फेज डिफरेंस ये ले रहे थे तो उस केस में क्या हो जाएगा, दैट पाई इक्वल टू डी पाई बाय लैम्डा पाथ डिफरेंस का जो टर्म आ रहा था दैट वाज डी बाई 4 sin थीटा डी बाई 2 sin थीटा, ऐसे टर्म में आ रहे थे, तो दैट इज इक्वल टू डी बाई n, अगर कोई n पार्ट में डिवाइड करता है, 2 में किया था तो डी बाई 2, 3 में किया था तो डी बाई 3, 4 में किया था तो डी बाई 4, 5 में कर रहा तो डी बाई 5, मतलब उतने टाइम्स जो है वो रिड्यूस हो रहा है। अगर मैं उसको n स्लिट्स में अगर को डिवाइड कर देता हूं तो दैट विल बी डी बाई n मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा, जितना वो एंगल में डिवाइड होता है। दिस इज द फेज डिफरेंस, मतलब एक सिंगल बीम का जो फेज डिफरेंस होगा ये समझ में आ रहा है ना, हमारे पास ये रिलेशन है, फंडामेंटल रिलेशन है मोल वैल्यूज के। फेज डिफरेंस जो होगा क्योंकि स्मॉलर है तो हम इसको चाहे तो डेल्टा ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नोटेशन तो कोई नहीं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशन मिलता है, नोटेशन से कभी मत घबराना। हम घबराते क्या है कि हमको एक फैमिलियर नोटेशन की आदत है, थीटा हम यूज करते हैं एंगल के लिए तो थीटा की आदत पड़ी हुई है। अगर हम मैथमेटिक्स जाने बजाय उसके ऊपर में जो फिजिक्स लिखा हो उस पे अगर कोई ध्यान दे तो वो डर हट जाता है, हमें फिजिक्स से मतलब है। आई नो दिस इज द फेज डिफरेंस, दिस इज द पाथ डिफरेंस। अब इसको नोटेशन में डेल्टा देता हूं, हां कि क्या देता हूं ये मेरे पर डिपेंड करता है, फाई देता हूं या डेल्टा देता हूं, एंगल को ये मेरे पर डिपेंड करता है। हां लेकिन मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि पहले थीटा दिखा रहा हूं क्या दिखा रहा हूं, हियर दिस थीटा इज व्हाट, दिस इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, जितने वेव से ये डिफ्रैक्ट हुआ है। और वो जो फाई दिखा रहा हूं या डेल्टा दिखा रहा हूं क्या है, वो फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस इन दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस है, तो डोंट कंफ्यूज विद दिस डेल्टा एंड दिस थीटा। थीटा वो डिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, एंड दिस इज डेल्टा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वेव्स, a phase between two successive waves. ओके, तो चलिए इसको थोड़ा एंड पार्ट में लेकर के देखें और इसका कैलकुलेशन करें, और ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर कुछ स्लिप हुआ ना तो तुम लोग मेरा माथा खा जाओगे। इसलिए खा जाओगे क्योंकि ये कांसेप्ट ही ऐसा है। मैं तो देखो कितने सारे बुक सुबह से उल्टा पुल्टा देख रहा हूँ, कौन सा बुक तुम्हारे लेवल में आकर के तुमको समझाया जा सके। तो मतलब किसी में तो ऐसा चीज दिया है जिस चीज को बता सकूं, मैं इसको फोटो खींच में भेज सकूं कि ये बुक में तुमको इसको फॉलो करना है। अल्टीमेटली मुझे लगा कि नहीं यार, कोई बुक जो है वो उस ढंग से नहीं बता रहे जैसा मैं चाहता हूँ, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन भी ध्यान से करना, और मैं जो भी रहेगा वो सारे बुक के मान के चलो खिचड़ी रहेगा। तो किसी बुक से अगर तुम फॉलो करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, so now I am taking the calculation on the basis of phase difference. इस तरह का phase difference वाले टर्म है, कुछ टर्म्स में लेते जाऊंगा, चेंज करते जाऊंगा। पाथ डिफरेंस के टर्म में थोड़ा समझाने की कोशिश किया। अब so this is that broad beam, जितने पास खींच सकते खींच लो है। This is that slit, bigger slit I am drawing. After diffraction, so let us have a number of पहले points यहाँ पे draw करता हूँ, वहीं पे फिर light बुलाते जाऊँगा। So these are that different points, लगभग भी distance बनाने की मैंने कोशिश किया है। So these are the beams, parallel beam, और यहाँ पर मैं एक लेंस लगा देता हूँ, जैसे दैट लेंस, और आउटपुट जो है वो ये आउटपुट किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आएगा। सो दिस इज उस पॉइंट पे सेंटर कर देगा। So this is point P, central point is this is central point। Okay, so अब इसको मैं n पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, और हर एक पार्ट के बीच का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस आई एम चेकिंग एज डेल्टा y, डेल्टा थोड़ा सा साइड में डेल्टा d ले सकते हैं, डेल्टा y ले सकते हैं। एंड यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि इन दोनों के बीच में एक स्मॉल, लेट्स गिव द नेम, दिस इज a1 a2 a3 like this. So a phase difference of delta is in between a1 and a2। a1 और a2 के बीच में एक फेज डिफरेंस है डेल्टा का, वैसे ही a2 और a3 के बीच में एंड
डेल्टा इन बिटवीन A2 and A3 and similar all successive rays या beams reference means कोई भी सक्सेसिव आसपास की जो दो बीम है उनके बीच जो phase difference है, that phase difference is very small and that small phase difference is delta. Okay. Amplitude is same. Amplitude is A. Amplitude A is same for R. कहने का ये है कि इस सीरीज को, इस प्लेन वेव फ्रंट को मैंने n पार्ट में डिवाइड किया, n सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट हुआ और दो सक्सेसिव जो वेव जो जनरेटेड वेव है उनके बीच जो फेज डिफरेंस है, दैट फेज डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, दैट इज डेल्टा. उसका एम्पलीट्यूड वेव प्रॉपर्टी में उसका एम्पलीट्यूड की वैल्यू दैट इज कांस्टेंट, इट इज. अब उसको थोड़ा रेड डायग्राम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ हम देखें. तो एक वेव है जो कि एक्स एक्सिस में जा रहा है. दिस इज A1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, A1 से. दिस इज A1 इन द amplitude is A. Starting from this point. मैंने पहले वाला पार्ट को A1 लिया है. कुछ बुक्स में 0 वो ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. इसके बाद फिर A2 से, यहाँ से A2 से A3 में आपको डेविएशन हो रहा है और पहले केस में चूंकि ओके. सो फर्स्ट यहाँ से अब हम लोग अब थोड़ा सा डेविएशन शुरू करें. डेविएशन में कितना एंगल का डेविएशन है? दैट डेविएशन इज फेज डिफरेंस इज डेल्टा. सो अब मैं A2 और A3 के बीच में जब एक चेंज करूंगा तो दैट इज दिस इज दैट सेकंड पार्ट एंड दिस इज नाउ फेज डिफरेंस डेल्टा. ये है A2 एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट दैट इज डेल्टा. ओके, यहां पर डेल्टा फेज डिफरेंस हो गया. इसको मैंने पैरेलल लेके चला हुआ है, इसमें जो नेग्लिजिबल फेज डिफरेंस है. एम्पलीट्यूड से यही है, एम्पलीट्यूड सेकंड A, एम्पलीट्यूड सेम. इसको फेजर डायग्राम कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ाया जाता है. फेजर डायग्राम, फेज एंगल के साथ उसका डायग्राम भी करते हैं. अब नेक्स्ट जो है A3 और A4 के बीच में, दिस इज A4 के बीच में फिर से उतना फेज डिफरेंस है. सो दिस इज अगेन, अब ये इसके साथ बनेगा डेल्टा, लेकिन जब अगर हम इसके साथ अगर कोई ले तो टोटल दिस एंगल विल बी नाउ 2 डेल्टा. ओके, एंड दिस नाउ A4, दिस इज A4 and again this amplitude is A and फिर से ये इस प्रकार से डिवाइड हो गई. ये इसके साथ बनाएगा तुम्हारा डेल्टा, लेकिन अगर हम वर्टिकल के साथ अगर बोले दैट इज इस प्रकार से एक कंप्लीट साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा. और ये रिजल्टेंट जो रहेगा, दिस रिजल्टेंट अगर हम यहां पर लेना चाहते हैं, लेट्स से हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना होता है. दिस एम्पलीट्यूड इज A, दिस इज A, दिस इज A and I should use radius and then R. The total amplitude. Okay, चलिए एक बार बना के देखो. मैंने थोड़ा ज्यादा डेविएट कर दिया, थोड़ा डेविएशन छोटा छोटा रखना. मुझे नहीं आ रहा, एक और बार समझाओ ना. मैंने कहा ना कि ये थोड़ा सा, चलो एक बार पहले ड्रा तो करो, फिर मैं एक बार फिर से इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ. मैंने इनके बीच में बहुत डिफरेंस है. इसको O से 0 से 0 लो, A1 लो, अब A1 और A2 करो, इसको A3 करो. अब यहाँ बाहर डिफरेंस दिखेगा, फेज डिफरेंस दिखेगा. So starting from this first one, that is O, और O और A1 के बीच, A1 और A2 के बीच में पाथ डिफरेंस आता है, फिर फेज डिफरेंस आ रहा है डेल्टा, and then A2 और A3 के बीच में 2 डेल्टा, 3 डेल्टा. नेक्स्ट प्रैक्टिस का है
चलिए ठीक 5 मिनट बिताएगा, कोई प्रॉब्लम। अभी सिर्फ डायग्राम को समझाता हूँ, कैलकुलेशन तो नेक्स्ट क्लास में होगा, लगता है बड़ा कैलकुलेशन है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला देख के आना कल के क्लास के लिए। फार्मूला मैं तुमसे पूछूंगा, मैथमेटिक्स को ही पढ़ाऊंगा। यस सर, आपकी क्लास में काफी डाटा कंजप्शन है। अच्छी बात है। सर बाकी क्लासेस में नहीं हो पाता है। अटेंडेंस लेंगे ना, लेंगे। आज अटेंडेंस दे दो भाई की ना। मैं तो घर में रिकॉर्ड करता हूँ तो एक लेक्चर 45 मिनट का कर लेता हूँ, तो उसमें लगभग 3 से 4 GB का लेक्चर बनता है। मोबाइल पे करता हूँ एडिट किए लेक्चर, यहाँ पे इस कैमरा से कर रहा हूँ। सर मैं 4K का 7 मिनट का बनाया था, 5 GB का बना था 7 मिनट चलिए एक बार फिर से डिस्कस करें हम लोग क्या करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ और क्यों ऐसा किया गया है। इसको हम लोग फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इस डिफ्रैक्शन के एक्सप्लेनेशन में सेकेंडरी वेवलेट्स की थ्योरी इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकेंडरी वेवलेट्स की थ्योरी ये कहा जाता है कि कोई भी अगर कोई प्लेन वेव है, जो प्लेन वेव फ्रंट है, उस प्लेन वेव फ्रंट को हम n सेकेंडरी वेवलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले मैं इसको 2 पार्ट में, 4 पार्ट में, 6 पार्ट में डिवाइड करके बताया। अगर कोई इवन पार्ट में अगर कोई डिवाइड करता है तो हमें रिजल्टेंट जो मिलता है दैट इज λ/2 के ऑर्डर में रहता है, और रिजल्टेंट की जो वैल्यू होता है मिनिमम होता है। लेकिन ऑड के टर्म में लेते हैं तो उसका जो इवन वाला पार्ट रहता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक पार्ट ऐसा रहता है जो अनयूज्ड हो जाता है, अनडिफ्रैक्टेड हो जाता है। वो अनयूज्ड जो पार्ट होता है, या अनडिफ्रैक्टेड नहीं कहना चाहिए, सुपर इंपोज जिस पार्ट का नहीं हो पाता वो बचा रह जाता है, और वो हमारे लिए मैक्सिमा का काम करता है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम। अब उसी चीज को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा जनरलाइज कर दिया। और इवन और ऑड लेने के बजाय उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के बजाय हमने इसको क्या किया, n पार्ट में डिवाइड कर दिया। n पार्ट में डिवाइड करने पे हर छोटे-छोटे पार्ट का जो साइज जो होगा दैट साइज विल बी d by n। ये तो क्लियर है, क्योंकि n पार्ट में हमने डिवाइड किया है। टोटल साइज अगर हम d के बराबर ले रहे हैं तो एक दो सोर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस विल बी d by 2। अगर इसको पाथ डिफरेंस के टर्म में अगर कोई ले तो यहाँ पर हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, थीटा के साथ कोरिलेशन कराएंगे जैसे लोगों ने पहले करने की कोशिश की। मैं इसको फेज का डिफरेंस के टर्म में ले रहा हूँ। तो इनिशियली अगर हम O से अगर कोई शुरू कर रहे हैं तो इस A1 के साथ जो भी एक रेफरेंस पॉइंट है, उस रेफरेंस पॉइंट से A1 के बीच में किसी प्रकार का कोई फेज डिफरेंस नहीं है। एम्पलीट्यूड की वैल्यू A है, मतलब पहला जो बीम है उस पहले बीम को मैंने शो किया दैट इज OA1। इनका एम्पलीट्यूड है A, देयर इज नो फेज डिफरेंस, तो उसको सीधा मैंने x एक्सिस के पैरेलल ले लिया है, क्योंकि तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, रेफरेंस हो गया। अब इस A1 और A2 के बीच डिवाइड n का डिस्ट्रीब्यूटेड स्लिट साइज है, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस मैंने एज्यूम किया है दैट फेज डिफरेंस इज डेल्टा। अब उस फेज डिफरेंस को फेजर डायग्राम एंगल के साथ मुझे दिखाना है। ये एंगल मैं x एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेकर के चल रहा हूं, तो ये A2 जो है वो प्रोपेगेट हो रहा है विद द सेम एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन एंगल जो है वो डेल्टा का डिफरेंस पे आ रहा है। तो इसको मैं x एक्सिस के साथ फेजर डायग्राम में एक डेल्टा एंगल के साथ मैंने शो किया। नेक्स्ट वैसे ही A2 और A3 के बीच में भी एम्पलीट्यूड A है, लेकिन इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, सेम है डेल्टा है। लेकिन अगर मैं A2 और A3 के बीच में अगर ले रहा हूं तो दिस इज डेल्टा, इनके और इनके बीच में ले रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ, A1 के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो टोटल एंगल विल बी, ये ऑलरेडी डेल्टा है, है ना। यहाँ पर जो एंगल जो हो जाएगा दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू, विद कंपेयर टू x एक्सिस या विद कंपेयर टू दिस पैरेंट वेव, दिस विल बी 2 डेल्टा। नेक्स्ट जो रहेगा 3 डेल्टा, उसके बाद का जो रहेगा 4 डेल्टा। और इस प्रकार से बुक में देखना अच्छे से, अगर बुक अगर हमारे पास हो तो ये वेव्स को जो है वो ऐसा सेमी सर्कल फॉर्म में दिखाया है। क्यों सेमी सर्कल दिखाया, क्योंकि ये चीज जो है अगर छोटे छोटे सेगमेंट्स में तुम लेते चले जाओ, मैं बड़ा सा दिखाने के लिए, क्लियर कर दिखाने के लिए मैंने उसको
थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा दिया है। अगर स्मॉल शेप में लेते चले जाओ तो ये पास पास में ऐसे आते चला जाएगा, थोड़ा धीरे होता चला जाएगा, तो ये बीम जो है वो इस प्रकार से आगे होते ऐसा सेमी सर्कल फॉर्म में। रिजल्टेंट मुझे कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इट्स हैव दिस इज r, ये r के कैलकुलेशन के बेसिस पर फिर हम इंटेंसिटी दिखाएंगे, बिकॉज़ वी हैव दिस इंटेंसिटी I, दिस इज इक्वल टू ओके। अब इसको इस r को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस एंगल का x और y कंपोनेंट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे कंपोनेंट जो रहेगा दैट विल बी cos डेल्टा a के साथ में, है ना। सो दिस इज a cos डेल्टा और इधर जो होगा दैट इज a sin डेल्टा। वैसे ही इस डायरेक्शन पे जो रहेगा दैट इज a cos 2 डेल्टा, इन दिस डायरेक्शन पे a sin 2 डेल्टा, दिस इज a cos 3 डेल्टा एंड दिस इज a sin x एक्सिस को अलग से रखूंगा, y एक्सिस को अलग से रखूंगा। दिस टोटल एंगल is let's say theta या alpha whatever I am taking. Then this r cos theta is equal to the sum of all x components. सारे x component एक साथ आएंगे and r sin theta this is the sum of all y components. और उसको आगे जाकर के फिर कुछ मैथमेटिक्स करनी है, ट्रिग्नोमेट्री करनी है। ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद फिर चूंकि ये r को कैलकुलेट करना है तो इन दोनों को स्क्वायर करके मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। r स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर आने के बाद फिर फाइनल रिजल्ट आएगा r स्क्वायर के टर्म में। और उस r स्क्वायर के टर्म में जो रिजल्ट आएगा उसको फिर मैं मैक्सिमम और मिनिमम के बेसिस पर मैथमेटिक्स करते हुए दिखाऊंगा कि कहां पे सेंट्रल मैक्सिमम होगा, कहां पे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम होगा, कहां पे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री उल्टा-पलटा कहना और इसको थोड़ा मैथमेटिक्स तुमको करना, ये ध्यान रखना। मैं सिर्फ बताते जाऊंगा, कैलकुलेट कर करके देते जाना, सो मेंटली प्रिपेयर रहना। ओके, थैंक यू ऑल। 12:30 बज गए।